गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के जो टॉपिक्स हैं उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? बच्चों, जो भी रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, इनएग्जॉस्टिबल resources, and second, exhaustible resources. नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। बच्चों, जो भी रिसोर्सेज जो ह्यूमन यूज के द्वारा, मानव के यूज के द्वारा कभी भी फिनिश नहीं हो सकते, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, तो दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सेकेंड लेते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज which may be finished in future, जो कि फ्यूचर में फिनिश हो सकते हैं अगर उनको इररिलेवेंट तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनमें भी दो टाइप हैं, एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज and B is the non-renewable resources. Non-renewable resources. बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार फिनिश होने के बाद में वापस से जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि वेजिटेशन। मान लो कहीं क्या वेजिटेशन है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है, या फॉरेस्ट है वो पूरे के पूरे कट गए हैं, या वाइल्ड एनिमल्स हैं, या वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, तो उनका नंबर कम होने पर भी उनको वापस से जनरेट किया जा सकता है, रिप्लेनिश किया जा सकता है, या हो जाते हैं वो नेचुरली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, तो ये सब अर्थ के अंदर से हमें निकालने पर प्राप्त होते हैं। तो ये लिमिटेड हैं, तो इनका अगर इररिलेवेंट तरीके से यूज हुआ और ज्यादा यूज हुआ तो वो आने वाले टाइम में फिनिश हो सकते हैं। ठीक है, और वापस से उन्हें जनरेट होने में मिलियंस ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, यहाँ पर मैं नाम बता देता हूं आपको। एक तो है ग्रीन पीस मूवमेंट, ग्रीन पीस मूवमेंट। इसके अलावा कुछ और मूवमेंट भी हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट। बच्चों, अब क्या किया जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर बचाना है,
अगर उनको सही से यूज करते हुए उनको मेंटेन रखना है तो बेटर ये है कि कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं या बनी हैं जो उनको बचाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अपने इको क्लब्स बनाएं और एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ग्रीन पीस मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि चिपको मूवमेंट क्या था और किस तरीके से जो है पेड़ों को कटने से बचाया गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन लेते हैं गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान बच्चों ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा जो है वो सबसे ज्यादा रिलीजियस रिवर है हमारे इंडिया की और बहुत ही ज्यादा धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है गंगा नदी से। और हिमालय से जब ये ओरिजिन होती है और ये लगभग इसकी जो जर्नी है वो 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर की ये जर्नी करके बे ऑफ बंगाल के गंगा सागर में ये फॉल होती है। ठीक है बेटा। तो इस दौरान ये जो रिवर है काफी सारी जो सिटीज हैं वहां से होते हुए निकलती हैं और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो दुख की बात ये है इसमें कि जितने भी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं वो जितनी भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है या घरों का जो वेस्ट है वो सब उस रिवर में डाल दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो आज की घड़ी में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड जो रिवर है वो गंगा रिवर है। ठीक है ना। तो गंगा एक्शन प्लान इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया और इसके द्वारा गंगा नदी को वापस से स्वच्छ बनाने की जो है प्रयास किए गए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैसे किया जाता है उसके कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं अपन कॉलीफॉर्म काउंट। कॉलीफॉर्म काउंट। सेकंड BOD। थर्ड इज द TDS और फोर्थ है pH। बच्चों वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए इन चार मेजरमेंट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी वाटर बॉडी जो है कितनी पॉल्यूटेड है। सबसे पहले लेते हैं कॉलीफॉर्म काउंट। बच्चों एक बैक्टीरिया है इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है बेटा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। तो कभी भी किसी वाटर बॉडी को या रिवर के वाटर को अगर अपन को मेजर करना है तो उस पानी के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया का नंबर क्या है। ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया का नंबर क्या है? इसे हम कहते हैं MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो किसी भी पानी में जितना ज्यादा नंबर ज्यादा आएगा कॉलीफॉर्म का या इकोलाई बैक्टीरिया का तो वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। तो इकोलाई बैक्टीरिया के नंबर को फाइंड आउट करके हम वाटर पॉल्यूशन को देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं। सेकेंड हम लेते हैं BOD। BOD की फुल फॉर्म में बता दूं बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है बच्चों? ये और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको मैं ब्रीफ में बताता हूं कि ये क्या है। BOD का एक और नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बच्चों गंदे पानी के अंदर, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर फीकल मैटर भी होता है, मल भी होता है। ठीक है ना। तो उस मल को डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए
पानी के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करते हुए, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हुए उस फीकल मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं और वाटर बॉडी को क्लीन करते हैं। आगे बात समझ में? तो 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट फीकल मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर किसी वाटर बॉडी की बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा है, ठीक है, फीकल मैटर का अमाउंट उतना ही ज्यादा है। और अगर बीओडी की डिमांड कम है तो जो वाटर पॉल्यूशन है, जो फीकल मैटर का कंटेंट है, वो कम है। ओके बेटा। सेकंड लेते हैं, सॉरी थर्ड लेते हैं, टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है बेटा। इसे हम पीपीएम से भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है बेटा। टोटल डिजॉल्व सॉलिड। बच्चों पानी के अंदर जो डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, वो उसकी पॉल्यूशन को या इम्प्योरिटी को शो करते हैं। अगर मान लो किसी वाटर बॉडी के अंदर उसका जो टीडीएस है, उसका जो टीडीएस है वो 120 पीपीएम से ज्यादा आता है। कितना आता है? 120 पीपीएम या उससे ज्यादा आता है, तो वो जो पानी है ना तो पीने योग्य है, ना ही कपड़े धोने योग्य है, ना ही वो खाने में काम में लेने योग्य है, तो वो काम के में लेने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ठीक है बेटा। तो किसी भी वाटर की टीडीएस फाइंड आउट करके हम पॉल्यूशन के लेवल को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पीएच। पीएच क्या है बच्चों? पीएच एक वो मेजरमेंट है जिसके द्वारा हम कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या एल्केलाइन है, इसका पता लगाते हैं। ओके बेटा। तो पीएच इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो पानी की पीएच पता लगा सकते हैं। बेस्ट पानी कौन सा होता है? जिसकी पीएच 7 होती है। आपको पता है ये पीएच की रेंज क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, 0 से लेकर 40 में। तो जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल पीएच है। तो किसी भी सॉल्यूशन की या पानी की अगर पीएच 7 आती है तो वो न्यूट्रल है, पीने योग्य है, काम में लेने योग्य है, ठीक है ना। अगर पानी की पीएच एसिडिक है तो वो वाटर पॉल्यूशन को शो करता है, ठीक है। और अगर पानी की पीएच एल्केलाइन है तो वो पानी में हार्डनेस को शो करता है। ओके बेटा। तो दोबारा देख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को मेजर कैसे कैसे किया जा सकता है? कॉलीफॉर्म काउंट के द्वारा, बीओडी को फाइंड आउट करके, टीडीएस पता लगाकर एंड पीएच पता लगाकर हम किसी भी वाटर की बॉडी की पॉल्यूशन के लेवल को पता लगा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट लेते हैं मेजरमेंट ऑफ पीएच। मेजरमेंट ऑफ पीएच। बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर, सॉरी, पीएच ऑफ वाटर। सिंपल है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आता है और पीएच पेपर भी आते हैं। ओके बेटा। तो पीएच पेपर की स्ट्रिप को हम डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वहां से पानी का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। टैप वाटर, आसपास आपके कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, ठीक है ना, वहां से पानी के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए और हमने क्या किया, पीएच स्ट्रिप को डिप किया उसमें और बाहर निकाला और ड्राई होने पर जो उसका कलर चेंज हुआ उस कलर को हम मैच करेंगे जो पीएच स्ट्रिप का जो दे रखा है, तो उसमें जो कलर मैच करेगा वो उसकी पीएच होगी। ठीक है बेटा। तो जनरली जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो न्यूट्रल पीएच वाला होता है, वो पीने योग्य पानी होता है, फूड में, खाना बनाने में हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका है पीएच को मेजर करने का। नेक्स्ट लेते हैं सॉलिड वेस्ट।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉलिड वेस्ट। एक और टॉपिक ले लेते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिसीजन। एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिसीजन। फर्स्ट है रिड्यूस, सेकंड है रिसाइकल, एंड थर्ड वन इज द रीयूज। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं सॉलिड वेस्ट। बच्चों घरों से निकलने वाला जो भी सॉलिड कचरा है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो भी वेस्ट है जो सॉलिड फॉर्म में है, ये सब किस में आते हैं? सॉलिड वेस्ट में आते हैं। और इनकी क्या प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के अंदर कि ये क्या होता है, पाइल अप होते चले जाते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं, पाइल अप होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, तो जरूरी है कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर जो है डिस्कार्ड हो, प्रॉपर डिस्पोजल हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिसीजंस। बच्चों ये जो सॉलिड वेस्ट है जो पाइल अप होता जा रहा है, तो कैसे कौन से ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली डिसीजंस हैं जिनके द्वारा हम इनको रोक सकते हैं पाइल अप होने से, इनका प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है, 3 R's के रूल को बताना चाहूंगा। 3 R क्या है? सबसे पहला R है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब आप जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको जितनी नीड है उतना यूज करें, अननेसेसरी उसका यूज ना करें, अपने यूज को रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो जब हम अपने यूजेस को रिड्यूस कर देंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग को कम कर देंगे, तो नेचुरली उससे उत्पन्न होने वाला जो सॉलिड वेस्ट है वो भी उसकी अमाउंट भी कम रहेगी। ठीक है, तो रिड्यूस करना एक ऑप्शन है। सेकंड लेते हैं रिसाइकल। बच्चों जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं, ग्लास आर्टिकल्स हैं, मेटेलिक जो आर्टिकल्स हैं, उनको बजाय हम थ्रो करने के, बजाय फेंकने के, हम उसको वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। तो उनको हम जो भी जो रैग पिकर्स हैं या जो कबाड़ी वाले हैं, उनको हम वो सब देके फिर वो आगे इंडस्ट्रीज में रिसाइकलिंग के लिए उनको भेज सकते हैं। तो रिसाइकल एक अच्छा ऑप्शन है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, मेटेलिक वेस्ट के लिए, ग्लास वेस्ट के लिए। नेक्स्ट लेते हैं रीयूज। बच्चों रीयूज करना, जनरली क्या होता है कि हम पॉलिथीन बैग्स वगैरह यूज करके थ्रो कर दे, फेंक देते हैं। अगर हम पॉलिथीन बैग्स को या जो भी दूसरे बैग्स हैं उनको संभाल के रखें प्रॉपर, उनकी जगह हम जो है कपड़े के बने हुए बैग्स काम में लें, तो वो वापस से क्या होंगे, रीयूज होते रहेंगे और उनका वेस्ट नहीं बनेगा। तो रीयूज करके, अगेन एंड अगेन रीयूज करके हम वेस्ट जनरेट होने से रोक सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ई वेस्ट की आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की आ रही है। आज एक नॉर्मल व्यक्ति भी कोई भी एंड्रॉइड फोन लेता है तो मेरी नजर में वो 2-1 साल चलाता है। लगभग ऐसे ही लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं कि 2-2.5 साल चलाते हैं, फिर तो वो उनका मन भर जाता है तो वो चेंज कर लेते हैं फोन्स को। तो वो भी एक वेस्ट ही है। उनसे जो चार्जर, उनमें जो चार्जर हम यूज ले रहे हैं, ईयरफोन्स यूज ले रहे हैं, तो ये सब एक टाइम के बाद में वेस्ट बन जाता है, जो कि ना तो डिकम्पोज हो सकता है ना ही डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वो पाइल अप होते चले जा रहे हैं। तो ई वेस्ट की समस्या आज के टाइम में बहुत हो गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जैसे कि मोबाइल की अगर मैं बात करूं, तो अपन अगर लंबे समय तक उसको यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 1 साल के अंदर ही चेंज कर लेते हैं, तो बेटर तो ये है कि हम मिनिमम 2-3 साल तक तो उनको यूज करें। ठीक है ना बेटा, और उसके बाद भी उसको हम घर में किसी और यूज में या घर में वो फोन रख के हम ई वेस्ट को जनरेट होने से बचा सकते हैं। तो रीयूज क्या है? वापस से यूज करना, पॉलिथीन बैग्स की जगह कपड़े के जो बैग्स हैं उनको काम में लेना, और इस तरीके से हम वेस्ट के जनरेशन को या फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन।
impact of environment friendly decisions. Environment friendly decisions. और why do we need to manage our resources? एक और टॉपिक है, why do we need to manage our resources? तो बच्चों इम्पैक्ट क्या है? बच्चों एनवायरमेंट फ्रेंडली ये जो 3R के जो डिसीजंस हैं, इनको लेने से एक तो जो वेस्ट का जनरेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो आज हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो हमारी आने वाली जो जनरेशंस हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनके लिए भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन रखना है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखना है और इनका प्रॉपर वे में यूज करना है, तो हमें ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। बच्चों हमें अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अभी सही तरीके से यूज करेंगे तो वो हमारे लिए भी अवेलेबल रहेंगे और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। उनका कभी भी जो है एक्सटिंक्शन नहीं होगा, उनकी जो है समाप्ति कभी नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब मैं बात करूंगा बच्चों फॉरेस्ट के बारे में। हाँ बच्चों फॉरेस्ट की बात करते हैं। बच्चों फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। जो भी रेनिंग होती है वो फॉरेस्ट के कारण से ही होती है। फॉरेस्ट के कारण से ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिलीज होती है जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजनेशन करता है। वो हार्मफुल गैसेस को जो पेड़ हैं फॉरेस्ट में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है बच्चों, आज आपको आपके घर से कोई हटा दे तो आपके सर्वाइवल पर खतरा आ जाएगा। तो फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स के घर है। आगे बात समझ में। तो अगर फॉरेस्ट जो है हटा दिए जाएंगे, काटे जाएंगे, तो जो नेचुरल जो हैबिटेट है, जो प्राकृतिक घर है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो खत्म हो जाएगा। तो उनके सर्वाइवल के ऊपर खतरा आ जाएगा, उनका सर्वाइवल नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। तो फॉरेस्ट से हमें हमारे इकोसिस्टम को भी लाभ होता है, हमारे एनवायरनमेंट भी बैलेंस रहता है, हमारे एनवायरनमेंट शुद्ध बना रहता है, ऑक्सीजनेशन होता है। फॉरेस्ट के द्वारा कई सारी जो है मेडिसिन मिलती हैं, वुड मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनका रहने के लिए घर भी मिलता है। तो इसलिए बच्चों फॉरेस्ट जो है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना जरूरी है, उनको बचाना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं एक टर्म लूंगा, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन है बच्चों? स्टेक होल्डर वो व्यक्ति हैं, वो पर्सन्स हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वो इंडस्ट्रीज हैं, या नेचर एंथुसियास्ट हैं, ठीक है ना, जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। वहां से वो अपने रिसोर्सेज को प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनसे उनका सर्वाइवल चलता है, उनका लाइफ चलता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है? स्टेक होल्डर्स है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको 4 स्टेक होल्डर बताऊंगा। एक तो लोकल पीपुल जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। सेकंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट,
industrialist, and fourth one is the nature enthusiast. ठीक है बेटा, सबसे पहले लेते हैं लोकल पीपुल। लोकल पीपुल कौन है कि जो फॉरेस्ट के आसपास जो भी विलेजेस हैं, वहां जो ग्रामीण लोग जो विलेजर्स रहते हैं, वो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि नेचुरली उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉरेस्ट पर से जुड़ा हुआ है। वहां से वो कई सारे जो डेली लाइफ की जो रिसोर्सेज हैं वो प्राप्त करते हैं, तो वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है बेटा, तो आगे मैं बात करूंगा कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन्हीं लोगों का रोल रहता है मेन, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। ठीक है ना। सेकंड हम लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बच्चों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं फॉरेस्ट से। ठीक है ना, तो वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं। थर्ड हम लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। बच्चों इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। इवन जो हमारी, मैं एक बार बात को रोक रहा हूँ इसमें, कि हमारी जो डेली लाइफ की जो चीजें, आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, जिस बेंच पर हम बैठ रहे हैं, जो भी सुविधाएं हम ले रहे हैं, वो भी मैक्सिमम हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है ना। तो आज हम फूड की भी बात करें तो फूड भी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से ही मिलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं नेचर एंथुसियास्ट। बच्चों नेचर एंथुसियास्ट वो लोग हैं जिनका नेचर के अंदर कोर इंटरेस्ट है, उनका पूरा इंटरेस्ट है नेचर के अंदर, उनको बचाने में, वहां के वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वो सब क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं। तो बच्चों इन लोगों को फॉरेस्ट के बचाव में और प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व करके जंगलों को खत्म होने से बचाया जा सकता है। ठीक है ना। उनको, जैसे कि आपको बताऊं मैं, बंगाल के अंदर जो साल फॉरेस्ट है, तो उनको बचाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने वहां के जो लोकल पीपुल हैं उनको इन्वॉल्व कर दिया। तो एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, प्लस क्या है कि बेटर जो प्रोटेक्शन है वो फॉरेस्ट का उन्होंने किया, और यही करने की आज करोड़ों रुपए उनका जो है वैल्यू आंकी गई है उन फॉरेस्ट की। ठीक है। बच्चों आज की क्लास में मैं टॉपिक को यही रोक रहा हूं। एक चीज बता दूं बच्चों, ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो अपन ब्रीफ में इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपके कोई भी यदि डाउट हैं तो आप हैंड रेज करिए और मेरे से पूछिए।